नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं पुनः एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स का एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इन्वर्स स्क्वायर लॉ और रेडिएशन हजार्डस के बारे में। रेडिएशन हमारे लिए कैसे हार्मफुल है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहले चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले देखते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ रेडिएशन के रेस्पेक्ट में क्या है। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इसमें देखिए क्या होता है। व्हेन एक्स रेडिएशन emits from a point source and as they travel distance they spread over area uniformly। मतलब एक पॉइंट से अगर यहाँ से अगर एक्सरे इमिट हो रहा है तो जैसे जैसे वह डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ये पूरे एरिया में स्प्रेड होता जाएगा, मतलब फैलता जाएगा एक कोण के शेप में। आप लोग कोण जानते होंगे, पढ़े होंगे मैथ में, शंकु के आकार का। एक देखिए सोर्स ऑफ एक्स रेडिएशन। तो हमने क्या कहा कि व्हेन एक्सरेज इमिट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड दे ट्रेवल इनटू अ स्ट्रेट लाइन, देन एज दे ट्रेवल द एक्स रेडिएशन या एक्स फोटॉन्स स्प्रेड ओवर एरिया यूनिफॉर्मली इन शेप ऑफ कोन। एंड जैसे जैसे ये हो जाएगा फैलते जाएगा। एक्सरे फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन सेम है, नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन वो तो सेम है, जितना एक बार इमिट हो गया उतना नंबर इमिट हो जाएगा। लेकिन ये जैसे जैसे होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा एक्सरे रेडिएशन, तो नंबर ऑफ फोटोन कम होता जाएगा, मतलब डेंसिटी कम होगा। डेंसिटी ऑफ एक्स रेज डिक्रीज होगा। एक्सरे का डेंसिटी डिक्रीज होते जाएगा, मतलब उसका एनर्जी कम होते जाएगा। एनर्जी कम होगा तो क्या होगा, इंटेंसिटी कम होगा। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ में यही होता है। एज the distance from source increase as the intensity of X-rays is decrease। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज या इसका एक्सपोजर रेट कहिए वो कम होता जाएगा। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। और इसमें एक चीज़, जैसे जैसे सोर्स से डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे ये विड्थ, ये जो विड्थ है एज द विड्थ ऑफ एक्सरे बीम इज increased,
मतलब जैसे जब सोर्स से प्रोड्यूस होगा, एक्सरे इमिट होगा और वो ट्रैवल करेगा स्ट्रेट लाइन पथ पे, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस इंक्रीज, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिक्रीज, बट द विड्थ ऑफ एक्सरे बीम इज इंक्रीज्ड। तो एक्सरे बीम जब इंक्रीज्ड होगा, फोटोन फैलेगा, मतलब फोटोन का डेंसिटी जो है डिक्रीज होगा। तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ प्रोपोर्शन है। इसको हम लोग फार्मूला में देखते हैं, इसको फार्मूला में देखते हैं कैसे है। व्हेन आई क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे एंड डी हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्स-रेज फ्रॉम सोर्स। मतलब जिस पॉइंट से निकल रहा है वो जितना दूर ट्रैवल करेगा वो डी हो गया, और इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे को आई अगर हो गया तो अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ आई प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ का। मतलब इंटेंसिटी ऑफ एक्स-रेज is inversely proportional of square of distance ट्रैवल बाई एक्स-रेज। मतलब इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। मतलब आई इक्वल टू 1/d स्क्वायर, मतलब आई इक्वल टू हो जाएगा 1/d स्क्वायर के डी स्क्वायर, जहाँ के क्या है कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी से हमारा क्या मतलब था, बताए थे पहले। इंटेंसिटी मतलब एक्सपोजर रेट, एक्सपोजर कैपेसिटी भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें फोटोन, एक्सरे फोटोन को, नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन को एनर्जी ऑफ इच फोटोन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इंटेंसिटी आता है। मतलब इसको एक्सपोजर रेट भी कहा जा सकता है, एक्सपोजर रेट। तो यदि केवी और एमएस, केवी और एमएस अगर सेम हो जाए, केवी एंड एमएस आर सेम, देन एंड डिस्टेंस is doubled, then exposure rate I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, मतलब इक्वल टू 1/4। तो 1/4 क्या हो जाएगा, ये एक्सपोजर रेट जो है, एक्सपोजर रेट 1
1/4। मतलब डेंसिटी अगर हम डबल कर देते हैं तो हमारा एक्सरे का जो पेनिट्रेटिंग पावर है या उसका जो एक्सपोजर रेट है वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, उसका चौथाई हो जाएगा पहले का। इस तरह से हम यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं कि यदि अगर हमको एक्सपोजर रेट सेम रखना होगा, इफ़ एक्सपोजर रेट टू बी सेम, अगर सेम एक्सपोजर रेट रखना होगा और हम ये डबल कर दिए, सॉरी ये 2d² हो जाएगा तो 4d² हो जाएगा। तो अगर एक्सपोजर रेट सेम करना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × I मैंने 4I = 1/d²। एक्सपोजर रेट सेम है तो आप देख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस हम डबल कर देते हैं तो एक्सपोजर रेट सेम रखने के लिए हमको 4 गुना इंटेंसिटी बढ़ाना होगा, 4 टाइम्स। तो इंटेंसिटी मतलब एक्सरे फोटोन का एनर्जी तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाना होगा। तो नंबर ऑफ फोटोन मतलब MAS ट्यूब करेंट, तो MAS को कितना करना होगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। इस पर एक क्वेश्चन भी पूछता है, इस पर एक क्वेश्चन पूछता है कि इफ डिस्टेंस डबल्ड, डिस्टेंस इज डबल मतलब डिस्टेंस को डबल कर दिया गया, तो व्हाट चेंजेस इन MAS, व्हाट चेंजेस इन MAS, तो क्या हो जाएगा, MAS मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 4 टाइम्स। दिस लॉ इज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में किसी कैंसरस सेल्स को अगर रेडिएशन के थ्रू डिस्ट्रॉय करना है तो उसमें इस इन्वर्स स्क्वायर लॉ का यूज किया जाता है। यदि डिस्टेंस डबल हो जा रहा है तो MAS को हम 4 टाइम्स बढ़ा देंगे तो हमारा एक्सपोजर रेट सेम हो जाएगा। तो ये आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ था, ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी इससे मत एक क्वेश्चन तो बन सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग एक नया टॉपिक, रेडिएशन हजार्डस। रेडिएशन हजार्ड्स ये क्या है? रेडिएशन जो है हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है, हजार्ड्स है, नुकसानदायक है हमारे हेल्थ के लिए। तो कैसे हेल्थ है के लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है, और उसका हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेडिएशन जो है कैसे हजार्डस है हमारे शरीर में। तो हम जब एक्सरे करते हैं तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से कि बोन जो है सफ़ेद क्यों दिखाई देता है। जब हम एक्सरे करते हैं हैंड का तो बोन जो है फिल्म में सफ़ेद दिखाई देता है और जहाँ पे बोन नहीं है वहाँ पे ब्लैक दिखाई देता है। तो सिर्फ बोन सफ़ेद क्यों दिखा देता है? क्योंकि बोन बिकॉज इन एक्सरे फिल्म bones appear white because
बोन्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ एक्सरेज, मतलब एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर वाइट अपीयर होता है, और जहाँ पे बोन नहीं है वहाँ पे एक्सरे जो है हमारे टिश्यू को पेनिट्रेट करके वो फिल्म से जाके इंटरेक्ट होता है, तो जहाँ पे ब्लैक जो है अपीयर होता है। तो इस तरह से हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है एक्सरे फिल्म पे। तो कहने का मतलब है कि एक्सरे रेडिएशन को हमारे बॉडी का टिश्यू जो है कुछ एब्जॉर्ब करके रख ले रहा है। तो जो एब्जॉर्ब कर लेता है वही हमारे लिए नुकसानदायक है। रेडिएशन शरीर में एब्जॉर्ब हो जा रहा है तो सेल को, जिस सेल में एब्जॉर्ब होगा उस सेल को डैमेज कर देगा, क्योंकि ये केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस करता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो एक्सरे जितना हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा हमारे लिए उतना ही नुकसानदायक होगा। तो देखते हैं रेडिएशन पहले कहाँ से आता है। तो रेडिएशन का सोर्स जो है नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है। नेचुरल जैसे मान लीजिए सन से आने वाले जो रेडिएशंस हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे स्किन प्रॉब्लम को बढ़ा देता है, स्किन की समस्या उत्पन्न करता है। जब हमारा एक्सपोजर उस हमारे बॉडी पे अल्ट्रा वायलेट रे का एक्सपोजर जब पड़ेगा तो हमारा स्किन जो है डैमेज हो जाता है। तो एक नेचुरल सोर्स होता है, नेचुरल सोर्स, और एक हो गया आर्टिफिशियल सोर्स। अब आर्टिफिशियल सोर्स में इसमें दो आ जाएगा, एक हो जाएगा एक्सटर्नल एक्सपोजर और एक हो जाएगा इंटरनल एक्सपोजर। अब एक्सटर्नल एक्सपोजर और इंटरनल एक्सपोजर क्या है? तो जब एक्सरे कहीं पे एरिया कोई सील्ड है, कोई सील्डेड एरिया से एक्स रेडिएशन या कोई भी रेडिएशन जो है वहाँ से निकल कर और लोगों को एक्सपोज करता है, माने मेन पब्लिक को, जैसे कहीं पे टावर लगा दिया गया उससे भी रेडिएशन निकलता है। तो एरिया सील्ड होता है, फिर भी वहाँ से निकल के लोगों को, बॉडी को एक्सपोज कर रहा है, तो एक्सटर्नल एक्सपोजर हो जाएगा। मतलब सील्ड एरिया से, सील्ड सोर्स से जो आता है एक्सपोजर रेडिएशन, उसको एक्सटर्नल एक्सपोजर कहते हैं। अब इंटरनल एक्सपोजर मतलब जहाँ पे एरिया सील्ड नहीं है, सील्ड एरिया के इनसाइड में, जैसे टेक्नीशियंस जो काम करते हैं, एक्सरेज कर रहे हैं किसी का, तो वहाँ पे उनको रेडिएशन कुछ लगेगा स्कैटर्ड होकर के, क्योंकि रेडिएशन में, रेडिएशन क्या है, एक्स रेडिएशन जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते रहेगा जब तक उसका एनर्जी जीरो ना हो जाए। तो जब तक उसका एनर्जी बचा रहेगा तब तक वह इधर उधर ट्रैवल करते रहेगा। तो हमारे बॉडी में ऑब्जर्व भी होता है, जैसा उसका इंटेंसिटी होगा, अगर ज़्यादा रहेगा तो पेनिट्रेट कर जाएगा, नहीं ज़्यादा रहेगा तो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और उस एकदम कम रहेगा लिमिट से ज़्यादा तो हमारे स्किन को भी नहीं पेनिट्रेट कर पाएगा। तो ये अनसील्ड एरिया से जो होता है, अनसील्ड एरिया सोर्स, इसको इंटरनल एक्सपोजर कहा जाता है। तो आप इसका एनुअल डोज देख लेते हैं। ये तो हम सोर्स देख लिए, एक एक्सटर्नल एक्सपोजर होता है, इंटरनल एक्सपोजर होता है। एक्सटर्नल एक्सपोजर में क्या आता है, जैसे कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रेज, ये सनलाइट से आने वाला रेज हो गया, अल्ट्रावायलेट रे वगैरह जैसे। तो
कॉस्मिक रेज का क्या होता है 0.30 मिली सीवियर्ट। ये एम सीवियर्ट जो है मतलब मिली सीवियर्ट, ये एक्सपोजर को मापने का एक यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट है एक्सपोजर का। तो कॉस्मिक रे का रेडिएशन जो है डोज, एनुअल डोज है ये ना, इतना पर ईयर। अगर 1 ईयर में 0.3 मिलीसीवियर्ट अगर लग रहा है एक्सपोजर तो सेफ है। और एक होता है इसमें टेरिस्ट्रियल, जिसको गामा रेडिएशन बोला जाता है, गामा रेडिएशन फ्रॉम अर्थ। मतलब पृथ्वी पर जैसे टावर वगैरह लगाने से या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सेटअप लग रहा है वहाँ से रेडिएशन निकल रहा है तो सब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में आ जाएगा। तो इसका डोज क्या होता है 0.40 मिलीसीवियर्ट पर ईयर। ये इसका डोज हो गया। इंटरनल में क्या क्या आता है, इंटरनल में आपका आ जाएगा इंटरनल सोर्स से जो बॉडी में प्रेजेंट हो रहा है, मतलब प्रेजेंट इन बॉडी, बॉडी में जो ऑब्जर्व हो रहा है वो 0.37 मिली सीवियर्ट पर ईयर। एंड दूसरा है एक ड्यू टू रेडॉन एंड थोरियम। रेडॉन और थोरियम के कारण जो रेडिएशन हमारा लग रहा है बॉडी में, उसका डोज 0.80 मिलीसीवियर्ट है। ये इफेक्टिव डोज है। ये या इससे ज़्यादा अगर एब्जॉर्ब हो गया बॉडी में तो वह अफेक्ट करेगा, और इससे अगर कम है तो वो सेफ है। तो हम जानते हैं कि एक्स रेडिएशन जो है हमारे बॉडी पे अफेक्ट करता है, हमारे बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए हजार्डस है, नुकसानदायक है। तो फिर भी हम उसका एक्सरे का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को, बोन वगैरह के बारे में जानकारी लेने के लिए या इंटरनल नर्व्स वगैरह के बारे में जानकारी लेने के लिए हमको रे की ज़रूरत है। तो उसका यूज तो किया ही जाएगा, लेकिन अब तरीका ऐसा अपनाना है कि रेडिएशन कम से कम एब्जॉर्ब हो। जैसे लिमिट है कि बॉडी में इतना तक रेडिएशन अगर एब्जॉर्ब होगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा बॉडी एडजस्ट कर लेगा। तो हमको चाहिए कि एक्सपोजर जो है कम से कम लगे, टेक्नीशियन को भी और पेशेंट्स को भी। तो इसी के लिए आप लोग को पहले भी बता चुके होंगे हम, ये अलारा, ये पूछता भी है आजकल एग्जाम में, बहुत पूछ रहा है। अलारा प्रिंसिपल जो है यूज किया जाता है। अलारा का मतलब क्या हो गया, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, मतलब एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, मतलब कम से कम रेडिएशन एक्सपोजर हो। एक टेक्नीशियन के लिए जो है टेक्नीशियन के लिए 20 मिलीसीवियर्ट, या कहें तो इसी को 2 रेम, 2 रेम जो एक्सपोजर है पर
ईयर आर सेफ। मतलब लेस देन, इससे कम होना चाहिए। एंड फॉर पब्लिक फॉर पब्लिक 10 मिलीसीवियर्ट मतलब 1 रैम पर ईयर आर सेफ। अगर हमको टेक्नीशियन को 2 रैम तक पर ईयर में लग रहा है तो अलारा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। उससे ज़्यादा अगर है तो हम उसको कम करना चाहिए। उसका हम ऐसा यूज करेंगे, जितना हमको आवश्यक डोज है हम उतना ही देंगे। और इस प्रिंसिपल का हम यूज अगर करेंगे तो वो रेडिएशन एक्सपोजर को कम कर सकते हैं। तो मतलब 2 रैम से अगर कम एक्सपोज हो रहा है 1 ईयर में तो टेक्नीशियन के लिए चलेगा, और पब्लिक के लिए 1 रैम। तो ये हमारा अलारा प्रिंसिपल था। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे रेडिएशन जो है किस किस टिश्यू के लिए कितना डोज में जो है इफेक्टिव होता है और कैसे हजार्डस है हमारे बॉडी के लिए। मतलब कितना रेडिएशन अगर एक्सपोज होगा तो कौन सा हमारा अंग जो है डैमेज होगा, अफेक्टिव होगा, और उसके प्रोटेक्शन के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।